Good afternoon, everyone. Is it audible and visible? Is it audible and visible? Good afternoon, everyone. Is it audible and visible? Yeah, I'm fine. How are you guys? I'm fine. I'm fine. How are you? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया चल रहा है आप लोगों का। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्रेसिबिलिटी ख़त्म किया था। आज अपन शेयर स्ट्रेंथ की बात करते हैं। आज अपन किसकी बात करेंगे? एकदम मस्त तरीके से बात करेंगे शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल का। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के यदि हम यहाँ पर देखें, सेशन स्टार्ट करता हूँ। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल मतलब देखिएगा, सपोज मेरे पास ये कोई मेंबर है। सपोज मेरे पास ये क्या है, कोई एक मेंबर है। इस मेंबर को मैं ऐसा काटूं, ऐसा मैंने फोर्स लगाया, क्या ये दो पार्ट में टूट रहा है? नहीं टूट रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ अमाउंट का शेयर स्ट्रेंथ है। मैं इसमें ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तब जाके ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। मतलब ऐसे मटेरियल्स जिनको इतना इजीली नहीं काटा जा सकता, मतलब उसमें शेयर स्ट्रेंथ मौजूद है। सॉइल सैंपल लेके आप आ जाओ, इतना इजीली उसको नहीं काट पाओगे, थोड़ा तो आपको फोर्स या प्रेशर लगाना पड़ेगा। शेयर स्ट्रेस उसमें भी मौजूद है, मतलब इन द टर्म्स ऑफ शेयर स्ट्रेंथ वहाँ पर प्रेजेंट है। अब मैं बता रहा हूँ कि इफ़ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ एयर, ये पूरा हवा है, ये पूरा क्या है, गैसेस है, हवा है। क्या मैं इसको काट सकता हूँ? हाँ देखो, ये काट दिया मैंने, ये काट दिया मैंने। मतलब ये जो गैस को मैंने काटा, ये जो फ्लूइड यहाँ पर प्रेजेंट है, ये जो हवा यहाँ पर प्रेजेंट है, इसको मैंने काटा, मतलब इसकी शेयर स्ट्रेंथ क्या है? ज़ीरो। हवा की शेयर स्ट्रेंथ ज़ीरो। वाटर की बात करता हूँ, एक बकेट में पानी लो और बकेट में अपना हाथ डालो, क्या उसको आप काट पा रहे हो? हाँ, एकदम इजीली मैं उसको वाटर को भी कट कर पा रहा हूँ। मतलब वाटर की भी शेयर स्ट्रेंथ यहाँ पर कितनी है? ज़ीरो है। तो जितने भी फ्लूइड्स होते हैं जो थिन होते हैं, ज़्यादा थिक नहीं होते हैं, उनकी शेयर स्ट्रेंथ जीरो होती है। उसमें फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है। फ्लूइडिटी मतलब वो फ्लो करना जानते हैं। क्या सॉइल फ्लो कर रहा है क्या? नहीं सर, सॉइल फ्लो नहीं कर रहा है। सॉइल प्रेजेंट है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट का शेयर स्ट्रेंथ है। सॉइल में सॉइल सॉलिड्स मौजूद है, मतलब उसमें क्या है? शेयर स्ट्रेंथ मौजूद है। तो यहाँ पर मैं आपको बात करता हूँ कि यदि सॉइल में शेयर स्ट्रेंथ मौजूद है तो किन कारणों से मौजूद है। हमारे पास टॉपिक है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल ये हमारा आज का टॉपिक है। सॉइल के अंदर जो शेयर स्ट्रेंथ मौजूद होती है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि सॉइल डिराइव्स इट्स शेयर स्ट्रेंथ, सॉइल डिराइव्स शेयर स्ट्रेंथ ड्यू टू, यहाँ पे तीन मेन कारण होते हैं जिसके कारण सॉइल में शेयर स्ट्रेंथ आता है। एक है हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, या मैं लिखता हूँ सबसे पहले इंटरलॉकिंग बिटवीन पार्टिकल्स, इंटरलॉकिंग बिटवीन पार्टिकल्स। फिर दूसरा मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, और तीसरा यहाँ पर मौजूद है जिसका नाम है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है ना। अब मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा था कि सॉइल के अंदर जो शेयर स्ट्रेंथ आती है वो इन कारणों से आ सकती है। इंटरलॉकिंग हो जाना, पार्टिकल्स के बीच में क्या हो सकती है? इंटरलॉकिंग हो सकती है। मतलब मैं कहूँ कि मेरे पास
एक पार्टिकल कुछ इस शेप का है और एक पार्टिकल अपने पास सपोज कुछ इस शेप का है, ठीक है। तो दो पार्टिकल्स के बीच में यहाँ पर क्या हो सकती है, सॉलिड्स के बीच में इंटरलॉकिंग। अब यदि ये दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग हो गया तो सॉलिड में शेयर स्ट्रेंथ आ गया, वो डिफॉर्म नहीं होगा, वो शेयर नहीं होगा। तो यहाँ पर एक शेयर स्ट्रेंथ का कारण हो सकता है इंटरलॉकिंग। तो इंटरलॉकिंग हर केसेस में पॉसिबल नहीं है। इंटरलॉकिंग सॉइल में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हर केस में इंटरलॉकिंग का प्रेजेंट होना इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसके कारण हम शेयर स्ट्रेंथ आती जरूर है, लेकिन इन द पेपर हम कैलकुलेशन में इसकी किसी भी प्रकार की स्ट्रेंथ को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हम स्ट्रेंथ जो कंसिडर करेंगे फॉर एस्टिमेशन पर्पस, वो हम ये दोनों कंसिडर करेंगे। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन होगा। भाई एक पार्टिकल एक पार्टिकल ये है, दूसरा पार्टिकल ये है, दोनों के बीच में कांटेक्ट है। आप इसको इधर पुल करने की कोशिश करो, इसको इधर पुल करने की कोशिश करो, थोड़ा सा फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में होगा, जिसको अपन फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। और एक है इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, इसका मतलब होता है कोहेजन। एक पार्टिकल ये रहा, दूसरा पार्टिकल ये रहा, दोनों के बीच में क्या है, बॉन्डिंग बना हुआ है, दोनों के बीच में क्या है, अट्रैक्शन फोर्स बना हुआ है, ठीक है। ये अट्रैक्शन फोर्स इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कहलाता है, जिसको हम कोहेजन कहते हैं, ठीक है, कोहेजन कहते हैं। जैसे कि दो डिफरेंट मटेरियल्स के बीच में एडहेशन होता है, वैसे दो सेम मटेरियल के बीच में कोहेजन होता है, ठीक है। आप फेविकोल लेते हैं, फेविकोल को कहीं पर भी किसी प्रकार से दो मटेरियल को चिपका सकते हैं, सेम टाइप के भी डिफरेंट टाइप के भी, तो वो एडहेसिव फोर्स क्रिएट करता है। और यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, कोहेसिव फोर्स की। दो सेम मटेरियल के बीच में जब अट्रैक्शन होता है तो उसको हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी सॉइल में, यहाँ पर एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन के कारण, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, आपके सॉइल में एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन के कारण यहाँ पर क्या आ रहा होगा, रेजिस्टेंस आ रहा होगा, है ना, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, जिसको हम यहाँ पर किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। तो उसके कारण क्या आ रहा होगा, फाई के कारण फ्रिक्शन रेजिस्टेंस आ रहा होगा। और दूसरा हमारे पास है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, जिसको हम यहाँ पर क्या कह देते हैं, कोहेजन कहते हैं, जिसको हम यहाँ पर सी से डिनोट कर सकते हैं। तो इन दो कारणों से मेनली हमारे पास क्या देखने को मिलता है, शेयर स्ट्रेंथ देखने को मिलता है। सो मोहर कुलाम वाज द पर्सन जिन्होंने इस शेयर स्ट्रेंथ को डिटरमाइन किया। तो हम यहाँ पर शेयर स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने की बात कह रहे हैं। यहाँ पर मैंने क्या ले रखा है, यहाँ पर मैंने ले रखा है आप लोगों का हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर नॉर्मल स्ट्रेस के वैल्यू अपन ने क्या ले लिए, इधर नॉर्मल स्ट्रेस ले लिए, यहाँ पर अपन ने टोटल स्ट्रेस ले लिए। ये अपन ने क्या ले लिया, नॉर्मल स्ट्रेस, और इधर अपन ने क्या ले लिया, टोटल स्ट्रेस। अब मैंने क्या कहा, शेयर स्ट्रेंथ किसके कारण आ रही है, सबसे पहला आ रही है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के कारण। तो ये मैंने यहाँ पर शेयर स्ट्रेंथ बता दी कि ये है आपका शेयर स्ट्रेंथ। यहाँ पर शेयर स्ट्रेस ले रखा है ना, तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स मतलब कोहेजन सी के कारण हमारे पास सपोज ये एक वैल्यू देखने को मिल रहा है। फिर उन्होंने क्या कहा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के कारण। तो ये देखो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई के टर्म्स में हमें ये देखने को मिलेगा। तो ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के कारण हमें ये देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि हमें एक लीनियर लाइन मिली, मतलब जैसे जैसे मैं नॉर्मल स्ट्रेस बढ़ाते चला जाऊंगा, आपका शेयर स्ट्रेस भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो एंगल मैंने यहाँ पर बना रखा है, ये एंगल है आपका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। यहाँ पर एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन क्या है, फाई है। मैंने ऐसा लाइन क्यों बनाया, लीनियर लाइन। भाई ये चीज़ तो समझ में आ गई कि आपने शेयर स्ट्रेस ले रखा था वर्टिकल एक्सिस पर, और आपने कहा कि शेयर स्ट्रेन जो है वो कोहेजन इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के कारण आएगा। तो इस एक्सिस पर मैंने कोहेजन की वैल्यू ले ली, इतनी बात तक तो क्लियर है। आपने फिर ये इंक्लाइन लाइन क्यों बनाया, ये मैंने फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के लिए बनाया भाई, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के लिए। कैसे, आप खुद ही सोचिए, है ना, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के लिए मैंने बनाया। आप खुद ही सोचिए कि भैया जैसे जैसे मैं नॉर्मल फोर्स बढ़ाता चला जाऊंगा, है ना, मैं नॉर्मल फोर्स बढ़ाता चला जाऊंगा। नॉर्मल फोर्स बोले तो क्या, देखो अभी यदि मैं इस सॉइल को शेयर कराना चाहता हूँ, ये सपोज कोई सॉइल है, इसको मैं शेयर करवाना चाहता हूँ, तो ये इसकी टॉप लेयर,
अभी इसको इजीली मैं क्या कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ। शेयर हो गई सॉइल आपकी। यदि ये सेम लेयर मैं किसी डेप्थ पर मान लूँ, है ना, ये सेम मैं किसी डेप्थ पर मान लूँ, ये मैंने किसी डेप्थ पर मान लिया शेयर आपका, है ना। अब इसको मुझे शेयर करवाना है, तो देखो अब मैं इसको जब खींच रहा हूँ इस सॉइल के लेयर को, बहुत ज़्यादा ताकत लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इतना वेट अवेलेबल है, मतलब इतना नॉर्मल स्ट्रेस अवेलेबल है। पहले क्या था, ये पेपर यहाँ पर रखा हुआ था, तो इसके ऊपर कोई भी नॉर्मल स्ट्रेस नहीं लग रहा था। सो नो नॉर्मल स्ट्रेस, नो शेयर स्ट्रेस, इजीली आ गया। लेकिन इस बार क्या है, मैंने उसको किसी डेप्थ पर रख दिया। इस बार मैं किसी डेप्थ पर रख दूंगा, तब उसमें क्या आ चुका है, इतनी डेप्थ का नॉर्मल स्ट्रेस आ गया, गामा जेड आ गया। किसी भी डेप्थ पर नॉर्मल स्ट्रेस निकालना मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना, कितना आ गया, गामा जेड। अब मैं उसको खींच रहा हूँ, इतनी डेप्थ का गामा जेड अवेलेबल है इस लेयर पर। अब मैं उसको खींच रहा हूँ तो मुझे ताकत लग रही है, शेयरिंग में फोर्स लग रहा है। तो नॉर्मल फोर्स मैंने बढ़ा दिया, तो आपका शेयर स्ट्रेस भी बढ़ गया। ठीक है, तो इसी हिसाब से, है ना, इसी हिसाब से मैं यहाँ पर आपके लिए क्या लिख रहा हूँ कि मैं नॉर्मल फोर्स बढ़ाता चला गया, आपका शेयर स्ट्रेस भी क्या हो गया, बढ़ता चला गया। ठीक है, अब मैंने कोई एक नॉर्मल स्ट्रेस डिफाइन कर दिया मेरे ग्राउंड में कि भैया मेरे ग्राउंड में मेरे फुटिंग के नीचे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो पर्टिकुलर वैल्यू सिग्मा एन यहाँ पर मौजूद है ना। फुटिंग के नीचे कोई भी मैंने एक एलिमेंट पकड़ा और वहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस निकाला, तो मुझे पता लगा कि नॉर्मल स्ट्रेस इतना मौजूद है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का इतना नॉर्मल स्ट्रेस सपोज मेरी सॉइल में मौजूद है। तो शेयर स्ट्रेंथ कितनी अवेलेबल होगी, तो अपन ने यहाँ से देख ली कि जो शेयर स्ट्रेंथ है वो टोटल इतनी अवेलेबल रहेगी। तो ये आपकी क्या हो चुकी है, टोटल शेयर स्ट्रेंथ हो चुकी है, जिसको अपन टाउ एफ कहेंगे। टाउ एफ बोले तो शेयर स्ट्रेंथ, मतलब इट इज द वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस एट द टाइम ऑफ फेलियर, सो इट विल बी कॉल्ड शेयर स्ट्रेंथ। टाउ एफ क्या है, टाउ एफ है, टाउ इज द शेयर स्ट्रेस एट द टाइम ऑफ फेलियर, मीन्स इट इज द शेयर स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही टाउ एफ की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टाउ एफ की वैल्यू, ये देखो ये वैल्यू कितनी हो रही है, ये वैल्यू आपने कितनी बताई, सिग्मा एन। ये यहाँ पर फाई है, तो क्या मैं इसको लिख दूँ टेन के टर्म में, ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, सिग्मा एन टेन फाई हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, सिग्मा एन टेन फाई। तो ये परपेंडिकुलर है सिग्मा एन टेन फाई, और ये वैल्यू क्या थी, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स थी, कोहेजन। तो इन दो कारणों से मेरे पास क्या आ चुका है, एक ये वाला रीजन और एक दूसरा ये वाला, इन दो कारणों से मेरे पास टोटल शेयर स्ट्रेंथ आ चुकी है मेरी सॉइल में। और ये कितनी आ रही है, ये आ चुकी है टाउ एफ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन टेन फाई। इसको अपन यहाँ पर क्या कहेंगे, इसको अपन कहेंगे मोहर कुलाम्स इक्वेशन। क्या कहते हैं अपन, मोहर्स, ऐसा लिखते हैं, मोहर कुलाम्स इक्वेशन। ठीक है, लेकिन ये जो इक्वेशन मैं लिखा हूँ ये इन द टर्म्स ऑफ टोटल स्ट्रेस लिखा हूँ, मतलब यहाँ पर मैंने किसी भी प्रकार के इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल की बात नहीं की। सपोज मेरी सॉइल में वाटर टेबल मौजूद रहेगा, तो उस केस में पोर वाटर प्रेशर आएगा, और उस केस में यदि पोर वाटर प्रेशर आएगा तो यहाँ पर जो मैंने स्ट्रेस ले रखे हैं वो मुझे इफेक्टिव स्ट्रेस लेना पड़ेंगे। अभी फिलहाल में मैंने टोटल स्ट्रेस ले रखा है। अब यदि वाटर टेबल मौजूद है तो वहाँ पर पोर वाटर प्रेशर आएगा, ऐसी कंडीशन में मुझे इफेक्टिव स्ट्रेस लेना होगा। तो इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया गया, है ना, इस इक्वेशन को क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया, और फिर उसको लिखा गया टाउ एफ इज इक्वल टू सी डैश प्लस सिग्मा एन बार टेन फाई डैश, इस तरीके से लिखा गया। तो यहाँ पर सिग्मा एन बार कर दिया, मतलब यहाँ पर पोर वाटर प्रेशर का इफेक्ट मैंने कंसिडर कर लिया है। तो ये आप लोगों की मॉडिफाइड मोहर कुलाम्स इक्वेशन है, ये आप लोगों की क्या है, मॉडिफाइड मोहर कुलाम्स इक्वेशन ये है हमारे पास। अब यदि ये मॉडिफाइड मोहर कुलाम्स इक्वेशन है अपने पास में, तो इसका यूज़ करते हुए हम शेयर स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। आप सी का मीनिंग समझते हैं, देखो ये सी और ये फाई क्या है, ये शेयर स्ट्रेंथ है, शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स कहते हैं। यहाँ पर सी कोहेजन है और फाई क्या है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, मैं लिख भी चुका हूँ, फाई है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन और कोहेजन है सी। ठीक है, अब आपका सी डैश और फाई डैश क्या हो जाएगा, ये इफेक्टिव स्ट्रेस के टर्म में है, ये सी और फाई
टोटल स्ट्रेस के टर्म में थे और ये क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस के टर्म में है। ठीक है, सी डैश और फाइव डैश जब आप ड्रेन एनालिसिस करते हैं, ड्रेनेज अलाउ करते हैं उस कंडीशन में, सो सी डैश एंड फाइव डैश आर दी, इसको शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स भी कहते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ यदि आप चाहें सी कॉमा फाइव, इनके नाम तो आपको पता है, कोहेजन एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। तो अभी फिलहाल मैं इसको लिख रहा हूँ, सी और फाइव क्या है, इसको अपन लिख सकते हैं टोटल शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स, टोटल शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स होंगे, टोटल शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स होंगे। और सी डैश और फाइव डैश क्या होंगे, सी डैश एंड फाइव डैश ये आप लोगों के होंगे इफेक्टिव शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स। ठीक है, टोटल शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स, इफेक्टिव शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स, इस तरीके से इतने अपने पास में ये यहाँ पर वैल्यूज होगी। ये बात समझ में आ गई? हाँ, यहाँ तक कि मुझे बात समझ में आ गई। और सिग्मा इन क्या है, सिग्मा इन टोटल नॉर्मल स्ट्रेस है, इट इज योर टोटल नॉर्मल स्ट्रेस है, जबकि आपका सिग्मा एन बार क्या है, यह है आप लोगों का इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक, अब आप लोग पूछ सकते हैं सर ये कोहेजन क्या चीज़ है, तो मैं बोल रहा हूँ दो पार्टिकल्स के बीच में जब अट्रैक्शन फोर्स लगता है तो उसको हम कोहेजन कहते हैं। मैंने कहा ठीक है। और जब फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के कारण जो एंगल बनता है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के कारण जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन कहता है। सर ये तो सी तो ठीक है, सी तो कोहेजन है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है, वो दिखाई तो नहीं देगा, क्या फील किया जा सकता है? भाई ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है, ये दिखाई तो नहीं देगा लेकिन फील जरूर किया जा सकता है। कैसे फील किया जा सकता है? जिन सॉइल्स में ये कोहेजन मौजूद होता है, जिस भी सॉइल में ये कोहेजन मौजूद होता है उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपके रहते हैं। मतलब यहाँ पर सॉइल किस फॉर्म में पाई जाएगी, लम्प्स के फॉर्म में। यदि मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास कोई एक सॉइल है, इसके अंदर कोहेजन मौजूद है, देन डेफिनेटली वो सॉइल लम्प्स के फॉर्म में पाई जाएगी। समझ रहे मेरी बात? आप दो सॉइल लीजिए, एक के अंदर कोहेजन है, दूसरे के अंदर कोहेजन नहीं है, दोनों पार्टिकल्स को किसी हाइट से ड्रॉप कराइए। देखना प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि कोहेजन को हम फील कैसे कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप दो सॉइल लीजिए, एक सॉइल के अंदर कोहेजन है, दूसरे सॉइल में कोहेजन नहीं है, दोनों को आप किसी हाइट से ड्रॉप करिए। जब आप किसी हाइट से इसको ड्रॉप करेंगे तो जिस सॉइल में कोहेजन था वो लम्प्स के फॉर्म में गिरेगा, ऐसे डल्ले छोटे छोटे से बॉल्स ऐसे गिर जाएंगे आपकी जमीन पे। तो आप जब उसको उठाएंगे तो बॉल लम्प्स के फॉर्म में छोटे छोटे से बॉल्स ऐसे बनते हुए आपको सॉइल के नजर आएंगे। लेकिन जिस सॉइल में कोहेजन नहीं था, यदि उसको आप ड्रॉप करेंगे किसी हाइट से तो वो पार्टिकल सब अलग अलग डायरेक्शन में सब जगह दूर दूर भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स टू पार्टिकल अट्रैक्शन था ही नहीं। जब वो जमीन पे गिरे, उनमें इम्पैक्ट पड़ा तो वो अलग अलग डायरेक्शन में सब जगह भाग गए। ऐसा होता है। नाउ लेट मी गिव द एग्जाम्पल। आप एक हाथ में क्ले लीजिए, क्ले मिट्टी, और दूसरे हाथ में सैंड लीजिए, मतलब रेत और मिट्टी, क्ले और सैंड। जब आप सैंड गिराएंगे तो सैंड के पार्टिकल्स जब जमीन पे गिरेंगे तो अलग अलग डायरेक्शन में भागते हुए नजर आएंगे। मतलब क्या हुआ? सैंड कोहेजन लेस है, सैंड में कोहेजन प्रेजेंट नहीं है। अब आप क्ले लीजिए, मिट्टी हम जिसको बोलते हैं, खेत में जो होती है फील्ड पर, वो क्ले आप लीजिए और क्ले को गिराइए। अरे यार ये तो टुकड़े ऐसे छोटे छोटे से बॉल्स के फॉर्म में गिर गई, जमीन पर ही एक जगह पर ही इकट्ठी हुई, ये इधर उधर नहीं भागी, इधर उधर सभी डायरेक्शन में नहीं भाग रही है, सब लम्प्स के फॉर्म में मौजूद है, बंच ग्रुप में मौजूद है सभी पार्टिकल्स गिरने के बावजूद भी, क्योंकि पार्टिकल टू पार्टिकल क्या था? अट्रैक्शन फोर्स था। समझ में आ रहा है? तो ये है कोहेजन को फील करने का तरीका। मैं आपको यदि दो इंटरव्यू में आप मेरे पास आते हैं, मैंने दो सॉइल रख रखी है मेरे टेबल पे, मैंने कहा बताओ किसमें कोहेजन है किसमें कोहेजन नहीं है, 1 मिनट में आप आंसर दे सकते हो, 10 सेकंड में उसका आंसर आप दे सकते हैं। क्लियर है? तो ये हुई कोहेजन को पहचानने का तरीका। अब ये था कोहेजन को पहचानने का तरीका। अब अपन तरीका किसका देखते हैं? अब तरीका देखते हैं एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन का। अब अपन किसका तरीका देखते हैं? अपन
यहाँ पर एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन का तरीका देखते हैं कि एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन को हम कैसे फील करें। क्या चीज़ है सर, ये दिखता है क्या? मैं बोल रहा हूँ हाँ, ये देखा जा सकता है, ये कुछ हद तक देखा जा सकता है। कैसे देखा जा सकता है समझिएगा। मैंने क्या किया, और अच्छा एक बात और बता दूं, ये कभी भी कांस्टेंट नहीं होते हैं किसी भी गिवन सॉइल में। मैं आपको एक सॉइल दूं और मैं कहूं कि उसमें सी और फाई, ये कभी भी कांस्टेंट नहीं होते हैं, ये बदलते रहते हैं और बदले जा सकते हैं। आप उस सॉइल के अंदर लोडिंग कंडीशन चेंज कर दो, ये चेंज हो जाएंगे। उस सॉइल में वाटर कंटेंट चेंज कर दो, ये चेंज हो जाएंगे। उस सॉइल में ड्रेनेज कंडीशन चेंज कर दो, ये चेंज हो सकते हैं। तो सी और फाई जो है ये कोई इसी प्रकार का कोई कांस्टेंट पैरामीटर्स नहीं है, सॉइल में कांस्टेंट पैरामीटर्स नहीं है, ये इनको चेंज किया जा सकता है अलग अलग कंडीशन के हिसाब से। तो अभी फिलहाल में मैं आपको फाई के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था कि फाई कैसे हम फील कर सकते हैं। तो फाई के बारे में देखना, मैंने सबसे पहले क्या लिया, मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक सॉइल लिया, ठीक है, एक सॉइल लिया और उस सॉइल में मैंने थोड़ा सा पानी डाला या नहीं डाला, ड्राई है वो सॉइल क्या है, ड्राई है। सबसे पहले मैंने एक सॉइल लिया, सपोज रेत ली है ना, कोई सा भी एक सॉइल लिया और वो ड्राई है, रेत लिया और कोई सा सॉइल लिया, उसको मैंने उठाया और किसी हाइट से ड्रॉप किया, रेत को सपोज सैंड को, है ना, सैंड ली और उसको किसी हाइट से मैंने क्या किया, ड्रॉप किया। तो जब मैं उसको किसी हाइट से ड्रॉप करूंगा तो मुझे कैसा दिखेगा, ये मेरी सरफेस थी, ग्राउंड सरफेस थी, एकदम प्लेन सरफेस। इस पर यदि मैं सैंड को ड्रॉप करूंगा किसी हाइट से, बहुत सारी सैंड, ऐसा नहीं कि थोड़ी सी सैंड, बहुत सारी सैंड लेके किसी हाइट से ड्रॉप किया, तो मुझे कुछ इस टाइप का फिगर देखने को मिलेगा। इस शेप का फिगर देखने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर। तो अब आप क्या करिए, अब आपका प्रोटेक्टर लीजिए, डी जिसको बोलते हैं ना, जिसमें हम एंगल मेजर कर सकते हैं, डी, वो डी लीजिए और यहाँ का एंगल मेजर करिए। ये जो एंगल आपको दिख रहा है, ये एंगल ही आपका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है, अप्रॉक्सीमेटली। क्या टर्म यूज कर रहा हूँ मैं, अप्रॉक्सीमेटली। तो यदि मैं आपको तुरंत कोई सॉइल दे दूँ, मैं बोलूँ कि बताओ इसमें एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन कितना है, तो अप्रॉक्सीमेटली आप ये तरीका अपनाते हुए आंसर दे पाएंगे, ठीक है। हालांकि इसको निकालने के सब टेस्ट है, ये सी, ये फाई कितनी वैल्यूज़ में होते हैं, ये वैल्यूज़ निकालने के लिए मेरे पास बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली यदि तुरंत मुझे निकालना है, आधे मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर यदि मुझे निकालना है, तो इस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ। दिस इज द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, ओके। यहाँ पर सॉइल क्या थी, ये सॉइल मैं मान लेता हूँ पूरी तरीके से ड्राई थी। ये सॉइल क्या थी, पूरी तरीके से ड्राई थी। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक काम करो, इसमें थोड़ा सा पानी डाल लो, थोड़ा सा पानी मतलब इतना कि वो सॉइल सेचुरेट हो जाए। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं डालना आपको, थोड़ा सा डालना है और इतना डालना कि वो सॉइल सेचुरेट हो जाए, बस। डाल दिया पानी आपने, मिक्स हो गई सॉइल। इसको भी उठाओ और किसी हाइट से ड्रॉप करो। तो जैसे ही मैं इसको ड्रॉप करूँगा किसी हाइट से, इसको मैं क्या करूँगा, किसी हाइट से ड्रॉप करूँगा, उस सॉइल को जो पूरी सेचुरेट हो गई है, थोड़ा सा पानी मैंने मिलाया, ज़्यादा नहीं मिलाया, थोड़ा सा पानी मिलाया, उसको मिक्स करा और किसी हाइट से मैं उसको ड्रॉप कर रहा हूँ, तो मुझे कैसा मिलेगा फिगर, मुझे कुछ इस शेप का फिगर देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर अब मैं वापस से इसका एंगल मेजर करूँ तो ये एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन कितना आ गया, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री के आसपास आ गया, अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री के आसपास हो गया। तो देखो यहाँ पर भी सॉइल सेम था, ये सॉइल भी यहाँ पर सेम है, दोनों सेम सॉइल है। यहाँ पर ड्राई थी, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था, है ना। तो ये आपका वेट सॉइल है, ये आपका ड्राई सॉइल था। तो देखो सेम सॉइल के लिए एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, वाटर कंटेंट चेंज करने पर। अब मैं आपको बोल रहा हूँ सेम सॉइल में अब बहुत सारा पानी डाल दो। इसी सॉइल में पहले मैंने क्या किया था, ड्राई रखा था, फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाला। अब मैं बोल रहा हूँ पूरा बकेट भर के पानी डाल दो, बहुत पानी डाल दो। अब उसको उठाओ और किसी हाइट से ड्रॉप करो, कैसा फिगर मिलेगा आपको। अब आपको कैसा फिगर मिलेगा, आपको जो फिगर मिलेगा वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, इस तरीके से देखने को मिलेगा। अरे ऐसे ही देखने को मिलेगा। आपने तो बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया ना, तो पूरा फ्लूइड बन चुका है, किसी हाइट से ड्रॉप किया, वो पूरा फैल गया, पूरा स्प्रेड हो गया आपके ग्राउंड सरफेस पर। मतलब यहाँ पर एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है। तो जैसे आप पानी बढ़ाते हैं
कुछ हद तक तो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन बढ़ता है, जरूरत से ज़्यादा पानी आ जाने पर एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन रिड्यूस हो सकता है ना। इट कैन बिकम इक्वल टू जीरो ऑल्सो। अभी हालांकि एग्जैक्टली जीरो यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि इसमें सॉइल सॉलिड्स मौजूद है, तो 5 डिग्री या 10 डिग्री तक ये रह जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, ये आपका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है, ये एंगल आप मेजर करेंगे तो ये क्या था, एकदम बहुत ज़्यादा पानी था, है ना, हाई वाटर कंटेंट पर, हाई वाटर कंटेंट लिख देता हूँ मैं, हाई वाटर कंटेंट यहाँ पर मौजूद था, जिसके कारण वो क्या कर गया, पूरा लिक्विड हो चुका था। तो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन सेम सॉइल में बदल भी सकते हैं। समझ में आ रहा है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन का। तो प्रैक्टिकली आपको कोहेजन का मीनिंग भी समझा दिया मैंने, प्रैक्टिकली एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन का भी मीनिंग आपको मैंने समझा दिया। ये सब अप्रॉक्सीमेट है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए आपको लैब में टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। बहुत सारे टेस्ट है अपने पास में, डायरेक्ट शेयर टेस्ट है, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट है, ट्राइगेशियल टेस्ट है, वेन शेयर टेस्ट है। तो आप टेस्ट करके निकालेंगे तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल सकते हैं, लेकिन ये सब मैंने अप्रॉक्सीमेटली आपको समझाया कि ऐसा ऐसा होता है। अब मैं आपसे क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको आपसे ये चाह रहा हूँ कि मुझे आप बताइए वाटर के लिए एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन कितना निकलेगा। प्लीज पुट योर आंसर इन द कमेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फॉर वाटर। जरा कमेंट करके बताएंगे सभी लोग फुर्ती से। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। सब लोग आंसर दे रहे हैं दनादन तरीके से। बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। सभी लोग जीरो आंसर दे रहे हैं और जीरो आंसर आपका बिल्कुल सही है। आपने जो आंसर लिखा है ना वो बिल्कुल सही लिखा है कि वाटर के लिए एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन क्या रहेगा, जीरो रहेगा। आप वाटर लीजिए, किसी हाइट से ड्रॉप करिए, वो तो फैल जाएगा, पूरा फैल जाएगा, मतलब स्प्रेड हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जीरो रहेगा वाटर के लिए, मतलब उसमें शेयर स्ट्रेंथ नहीं आती है। वाटर को मैं कट कर सकता हूँ ना, शेयर स्ट्रेंथ जीरो, ठीक है। तो ये था हमारा मोहर कुलाम्स इक्वेशन। ये क्या था अपना मोहर कुलाम इक्वेशन था। आइए अपन लोग आगे बढ़ते हैं। मोहर ने यहाँ पर मोहर सर्कल भी बनाएंगे हम। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, मोहर सर्कल बनाते हैं। अब आइए देखते हैं क्या हो रहा है ना। यहाँ पर मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ कि भैया सपोज हमारे पास एक एलिमेंट है, जैसे कि मैं कहूँ कि मेरे पास ये कोई फुटिंग है ना। इस फुटिंग के बेस के नीचे ये आपका ग्राउंड सरफेस हो गया कुछ इस तरीके से। मैं बोल रहा हूँ इस फुटिंग के बेस के नीचे यहाँ कहीं पर हमने कोई एक सॉइल एलिमेंट लिया, है ना। यहाँ कहीं पर अपन ने कोई भी एक सॉइल एलिमेंट पकड़ा, तो ये जो सॉइल एलिमेंट है इस पर क्या क्या स्ट्रेसेस लग रहे हैं, इसका स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या है, वो हमें यहाँ पर डिटरमाइन करना है। कैसे डिटरमाइन करेंगे, यह है आप लोगों का वो एलिमेंट। मैं मान लेता हूँ इस एलिमेंट का स्टेट ऑफ स्ट्रेस बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस होगा, ऊपर से देखो फुटिंग मौजूद है ना। ऊपर से क्या मौजूद है, वर्टिकल डायरेक्शन में फुटिंग। तो फुटिंग का सेल्फ वेट, ओवरबर्डन प्रेशर का सेल्फ वेट, यहाँ पर स्ट्रक्चर मौजूद है उसका वेट, ये सब के कारण हमारे पास मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस देखने को मिल रहा होगा। इफेक्टिव के फॉर्म में लिख देता हूँ क्योंकि हम मॉडिफाइड मोहर कुलाम पढ़ रहे हैं। तो इफेक्टिव प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 बार अवेलेबल होगा। ये आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है क्योंकि स्ट्रक्चर का लोड वर्टिकली आ रहा है। और ये जो एलिमेंट मैंने सपोज ले रखा था यहाँ कहीं पर, इस एलिमेंट के चारों तरफ क्या मौजूद है, सॉइल मौजूद है।
तो वो सॉइल इस पर क्या लगाएगी, कन्फाइनिंग प्रेशर लगाएगी। तो सॉइल ने यहाँ पर कन्फाइनिंग प्रेशर लगा दिया सिग्मा बार 3, यहाँ पर क्या लगा दिया, सिग्मा बार 3। क्लियर है। तो फुटिंग के बेस के नीचे यदि आप कोई सॉइल एलिमेंट कंसिडर करते हैं, फुटिंग के बेस के नीचे यदि आप कोई सॉइल एलिमेंट कंसिडर करते हैं तो उसका स्टेट ऑफ स्ट्रेस इस तरीके से बनता हुआ आपको नजर आएगा। मैंने इफेक्टिव इसलिए लिख लिया क्योंकि हम मॉडिफाइड मोहर कूलम्ब्स देखेंगे तो उसके फॉर्म में ही लिख सकते हैं। आप इसको टोटल स्ट्रेस के फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। अभी फिलहाल में आप चाहें तो उसको टोटल स्ट्रेस के फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। तो फुटिंग के बेस के नीचे हमारे पास इतना स्टेट ऑफ स्ट्रेस अवेलेबल होगा। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि भैया हमने कहा अपन यहाँ पर क्या ले लेते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस, यहाँ पर अपन क्या ले लेते हैं, शेयर स्ट्रेस। मोहर कूलम्ब्स इक्वेशन थी हमारे पास, यहाँ पर हमने ये लाइन बनाई थी, इसको हमने यहाँ पर क्या कहा था, इसको हमने यहाँ पर कोहेजन कहा था। यहाँ पर ये जो एंगल था ये आपका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई था, बराबर बोल रहा हूँ। ये एक लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया, इस लाइन का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन मैंने आपको बताया टाउ एफ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन बार टेन फाई, है ना, डैश आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये किस फॉर्म में है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये एक लाइन का इक्वेशन होता है, c कांस्टेंट होता है या इंटरसेप्ट होता है। तो ये देखो ये इंटरसेप्ट है, तो ये कोहेजन हो गया, इंटरसेप्ट जो होता है वो कोहेजन हो गया। m क्या है, स्लोप है, तो ये देखो टेन फाई ले लेता हूँ मैं, टेन फाई इज द स्लोप, और ये आपका x का वैल्यू हो गया सिग्मा n, जितना हमारे पास सिग्मा n आता है। तो ये जो लाइन होती है ये लाइन की इक्वेशन है टाउ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब टाउ एफ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा n टेन फाई। इस लाइन को अपन यहाँ पर कहते हैं फेलियर एनवेलप। यहाँ पर इस लाइन को अपन क्या कहते हैं, फेलियर एनवेलप कहते हैं, ठीक है। फेलियर एनवेलप का मतलब ये होता है कि जैसे कि मैं आपको कहूँ ये अपना क्या है, सिग्मा वर्सेस टाउ का एक ग्राफ है, इसी पे अपन मोहर सर्कल बनाए क्या, किसके लिए, इस वाले के लिए अपन मोहर सर्कल बनाए क्या, सिग्मा 1 है सिग्मा 3 है, सिग्मा 1 मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा 3 माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो अपन ने मोहर सर्कल बनाया, मैंने एक सिग्मा 1 ये ले लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सिग्मा 1 हो गया, फिर सिग्मा 3 ये आ गया आपका सिग्मा 3। बस अपन ने मेजर प्रिंसिपल लोकेट कर दिया, माइनर प्रिंसिपल लोकेट कर दिया, इन दोनों का सेंटर लिया और अपन ने मोहर सर्कल ड्रॉ कर दिया। आप मोहर सर्कल में आधा ही ड्रॉ कर रहा हूँ, आप पूरा भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। मोहर सर्कल क्या होता है, हमेशा सिमेट्रिक रहता है, हमेशा, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस भी क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसी कारण से आपका मोहर सर्कल भी क्या होता है, सिमेट्रिक आता है। तो मोहर सर्कल यदि सिमेट्रिक है, मोहर सर्कल आपका क्या है, सिमेट्रिक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, मोहर सर्कल सिमेट्रिक है तो ऐसी कंडीशन में मैं ऊपर वाला ही पोर्शन बना रहा हूँ, नीचे वाला आप नहीं भी बनाएंगे तो भी चल जाएगा। तो मैंने हाफ मोहर सर्कल बना दिया। अब आप देख रहे हैं ये मोहर सर्कल आपने इस तरीके से बनाया, ये है आपका फेलियर एनवेलप। फेलियर एनवेलप क्या बताता है, फेलियर एनवेलप स्ट्रेंथ को शो करता है और मोहर सर्कल स्ट्रेस को शो करता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, ये जो फेलियर एनवेलप था ना, ये स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ को शो कर रहा था। ये किसको शो कर रहा था, फेलियर एनवेलप स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ को शो कर रहा था, और ये जो फेलियर एनवेलप था ये स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ को शो कर रहा था। और ये जो मोहर सर्कल है ये किसको शो कर रहा है, ये मोहर सर्कल आपका शो करता है स्टेट ऑफ स्ट्रेस को। मतलब ये जो है ये आपके बचाने वाली ताकत को शो करता है और ये आपके तोड़ने वाली ताकत को शो करता है। देखो ये स्ट्रेसेस मैंने बना रखे हैं, ये मोहर सर्कल मैंने किसके लिए बनाया, स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए बनाया। इतने स्ट्रेसेस लग रहे थे बिल्डिंग के वेट के कारण, आसपास के सॉइल की कन्फाइनिंग प्रेशर के कारण, और यहाँ पर मैंने क्या ले रखे हैं, सॉइल जो है उसकी स्ट्रेंथ ले रखी है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पर ले रखी है। उसके इफेक्टिव स्ट्रेस,
ये सब चीज़ें बचाने वाली जो ताकतें हैं वो मैंने फेलियर एनवेलप पे ले ली, और जो तोड़ने वाली ताकतें हैं उसको मैंने मोहर सर्कल पर ले लिया। अभी फिलहाल में ये एकदम सेफ कंडीशन है मेरी सॉइल में, क्योंकि देखो शेयर स्ट्रेंथ ऊपर है, मोहर सर्कल नीचे है, मतलब शेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा है स्टेट ऑफ स्ट्रेसेस से, शेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा है शेयर स्ट्रेस से, ठीक है। मतलब अभी हम सेफ साइड है, अभी फेलियर नहीं हुआ है। तो फेलियर कब तक नहीं होगा? जब तक कि ये मोहर सर्कल फेलियर एनवेलप को टच ना कर दें, है ना। जिस दिन फेलियर एनवेलप ने, जिस दिन आपके मोहर सर्कल ने फेलियर एनवेलप को टच किया, जैसे ये फेलियर एनवेलप है ना, अभी आपने कुछ स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए एक मोहर सर्कल बनाया, ये मोहर सर्कल बनाया, अभी भी ये सेफ है। मोहर सर्कल हमने लोडिंग बढ़ा दी, अभी भी ये सेफ है। अभी और लोडिंग मैंने बढ़ाया, ये अभी भी सेफ है। लोडिंग बढ़ा रहा हूँ मतलब ये सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की वैल्यू बढ़ाते जा रहा हूँ। सिग्मा 1 और सिग्मा 3 का वैल्यू क्या है, मैं बढ़ाते जा रहा हूँ कंटिन्यूसली। किसी ना किसी वैल्यू पे जाके तो सॉइल क्या हो जाएगा, शेयर। भाई मैं इसकी वैल्यू यदि कंटिन्यूसली बढ़ाते जा रहा हूँ तो किसी ना किसी वैल्यू पे जाकर ये सॉइल क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। ये एंगल क्या कहलाएगा, अल्फा, एंगल ऑफ फेलियर प्लेन कहलाएगा। तो मैं कंटिन्यूसली इंक्रीज करता गया। एक फेलियर एनवेलप, सॉरी, एक मोहर सर्कल ऐसा ड्रॉ हुआ जिसने इस फेलियर एनवेलप को क्या कर दिया, टच कर दिया। इसने क्या किया, इस फेलियर एनवेलप को क्या कर दिया, टच कर दिया। मतलब यहाँ पर अपन क्रिटिकल कंडीशन पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपका शेयर स्ट्रेंथ और शेयर स्ट्रेस क्या हो गए, बराबर हो गए, है ना। तो ये आपका क्रिटिकल कंडीशन में आ गया। ये आपकी कौन सी कंडीशन पर आ गई, क्रिटिकल कंडीशन आ गई। कभी भी आपका सॉइल सैंपल शेयर हो सकता है। आप थोड़ा सा लोडिंग बढ़ाएंगे, आपका मोहर सर्कल ऊपर चला जाएगा शेयर स्ट्रेंथ से, मतलब शेयर स्ट्रेसेस ज़्यादा हो जाएंगे शेयर स्ट्रेंथ से। तो अभी फिलहाल में इस कंडीशन पर आपकी तोड़ने वाली ताकत और बचाने वाली ताकत इक्वल हो चुकी है, जो कि क्रिटिकल कंडीशन है। सॉइल किसी भी टाइम अब फेल हो सकती है, शेयर हो सकती है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारे पास थोड़ी सी टफ कंडीशन होती है। तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा मोहर सर्कल फेलियर एनवेलप को टच हो। वी नेवर वांट आवर मोहर सर्कल टू बी टच्ड विथ फेलियर एनवेलप, क्योंकि ऐसी कंडीशन में शेयर स्ट्रेंथ और शेयर स्ट्रेस बराबर है। अब टूट सकता है, कभी भी आपका सॉइल टूट सकता है, मेरा मतलब सॉइल कभी भी शेयर हो सकता है। यदि ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है तो ये मैक्सिमम वैल्यू आपकी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गई और ये आपकी माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गई। ये आपका कोहेजन सी हो गया, ठीक है। अब जिस एंगल पे ये शेयर हुआ है ना, जिस एंगल पर ये शेयर हुआ है इसको अपन फेलियर एंगल बोलते हैं, एंगल ऑफ फेलियर प्लेन बोलेंगे, ठीक। तो यहाँ पर मेरे पास एक रिलेशन निकल कर आता है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस के बीच में। मेरे पास क्या आता है, एक रिलेशन निकल कर आता है, वो रिलेशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस के बीच में, ठीक है। क्या रहेगा, तो मैं यहाँ पर रिलेशन ड्राइव कर रहा हूँ, एंड दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा बार 1 इक्वल टू सिग्मा बार 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c 10 45 प्लस 5/2। ये इक्वेशन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। समझ में आ रही बात? यहाँ पर आपका सब कुछ आपको पता है, सी कोहेजन है, फाई एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है। अच्छा, ये इफेक्टिव भी हो सकते हैं, हाँ, मतलब मैं डैश यदि नहीं भी लगा रहा हूँ तो ये अंडरस्टूड है कि मैं इफेक्टिव ही लूँगा, क्योंकि मैं मॉडिफाइड मोहर कूलम्ब्स की बात करूँगा अब, ठीक है। अब हर जगह हम क्या यूज़ करते हैं, मॉडिफाइड मोहर कूलम्ब्स यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन निकल कर आया है यहाँ से, जब आप क्रिटिकल कंडीशन पहुँच जाते हैं उस टाइम पर, है ना। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो कि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस के बीच में रिलेशन बता रहा है इन द टर्म्स ऑफ शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स सी एंड फाई, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको एंगल ऑफ फेलियर प्लेन। एक चीज़ और हमने डिस्कस करना है, दैट इज एंगल ऑफ फेलियर प्लेन। अब ये एंगल ऑफ फेलियर प्लेन क्या चीज़ है, इस एंगल ऑफ फेलियर प्लेन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे, अल्फा से। अब ये क्या चीज़ है, एंगल ऑफ फेलियर प्लेन अल्फा जो होता है, ये जो 45 प्लस 5/2 लिखा हूँ ना, यही है आपका फेलियर प्लेन। 45 प्लस 5/2, दिस इज योर एंगल ऑफ फेलियर प्लेन है। समझ में आ रही मेरी बात? दिस इज योर एंगल ऑफ फेलियर प्लेन।
मतलब यदि मैं आपको बोल दूं कि फाई आपका फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपको बोल दूं कि फाई इक्वल टू सपोज 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ फेलियर प्लेन कितना होगा, मतलब सॉइल कितने एंगल पर शेयर करेगी। आप लोड बढ़ाते जाओ, लोड बढ़ाते जाओ, लोड बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, किसी ना किसी वैल्यू ऑफ लोड पर आपका सॉइल क्या कर जाएगा, शेयर कर जाएगा। तो ये कितने एंगल पर शेयर करेगा ये आप निकाल सकते हैं यदि आपको फाई का वैल्यू पता है। तो मैंने कहा फाई 30 डिग्री है, तो आपका एंगल ऑफ फेलियर प्लेन कितना आ जाएगा, योर एंगल ऑफ फेलियर प्लेन विल बिकम अल्फा इक्वल टू 45 प्लस, यहाँ फाई की जगह पर ने 30 रखा, 30 डिवाइड बाई 2 मतलब 15 और ये 60 डिग्री आ गया, तो अल्फा इज कमिंग इक्वल टू 60 डिग्री। समझ में आ रहा है, ये अपना क्या हो गया 60 डिग्री आ गया एंगल ऑफ फेलियर प्लेन, मतलब 60 डिग्री पर सॉइल शेयर हो जाएगी। यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है 60 डिग्री पर सॉइल शेयर हो सकती है। समझ में आ रही बात। तो ये इक्वेशन आप सभी टाइप के सॉइल में यूज कर सकते हैं। यदि आपके पास C5 सॉइल है, C5 सॉइल मतलब अभी मैं बताता हूँ आपको, C5 सॉइल मतलब जिसमें कोहेजन भी हो, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन भी हो, इसको कहते हैं हम C5 सॉइल। तो यहाँ पर C भी मौजूद है, फाई भी मौजूद है, हम इसको C5 सॉइल बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको कितना पढ़ाया, अभी बोर्ड खत्म हो गया है, बोर्ड खत्म हो गया, इसके आगे का अपन अभी पढ़ते हैं। तो अभी मैंने आपको यहाँ तक कितना पढ़ा दिया, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि शेयर स्ट्रेंथ होती क्या है, सॉइल में ये शेयर स्ट्रेंथ निकलती क्यों है, कैसे निकलती है वो भी मैंने आपको मोहर कुलाम्स इक्वेशन से बता दिया, इस C का मीनिंग क्या होता है, इस फाई का मीनिंग क्या होता है वो भी बता दिया। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो सेफ कंडीशन होती है ये आपकी क्या है, पूरी तरीके से ये क्रिटिकल कंडीशन है, ये क्रिटिकल कंडीशन है। बाकी इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, तो ये सब क्या है, सेफ कंडीशंस है। ये तीनों मोहर सर्कल सेफ है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला जो है वो अनसेफ है, क्रिटिकल कंडीशन है। तो इफ यू वांट आई कैन राइट दिस इज योर अनसेफ कंडीशन। ठीक है, अब ये भी मैंने आपको बता दिया और मैंने आपको ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकाल कर बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकाल कर मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अब मैं आपको बता रहा था, है ना, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ बता रहा था और वो चीज़ ये है, पहले मेरे को इतना सा रब कर लेने दीजिए। मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि हमारे पास क्या क्या सॉइल हो सकती है, हमारे पास फाइन ग्रेन सॉइल हो सकती है, कोर्स ग्रेन सॉइल हो सकती है ना। हमारे पास क्या है, हमारे पास फाइन ग्रेन सॉइल है, फाइन ग्रेन सॉइल है। इस फाइन ग्रेन सॉइल में हमारे पास क्या है, हमारे पास एक तो क्ले है और दूसरा अपने पास में क्या है, सिल्ट है मेजर तौर पर। अब क्ले के अंदर यदि आप मुझसे पूछेंगे कि शेयर स्ट्रेंथ किन कारणों से आता है, क्ले में यदि आप मुझसे पूछेंगे कि शेयर स्ट्रेंथ किन कारणों से आता है, इससे, इससे या इससे, तो मैं कह रहा हूँ क्ले के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के कारण ही कोहेजन आता है। क्योंकि क्ले जो होती है इसका पार्टिकल साइज लेस देन 2 माइक्रोन है, एकदम फाइन सॉइल है, एकदम स्मूथ सॉइल है, तो उसमें फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं होगा, और होगा भी तो इसकी वैल्यू एकदम कम होगी जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ कोहेजन मौजूद होगा और पार्टिकल साइज इतना छोटा है कि इंटरलॉकिंग तो पॉसिबल नहीं है दो पार्टिकल्स के बीच में। तो यहाँ पर क्ले में जो रेजिस्टेंस हमारे पास आएगा वो सिर्फ और सिर्फ कोहेजन के कारण आएगा। किसके कारण आ रहा है, कोहेजन के कारण हमारे पास निकल कर आ रहा है। सिल्ट की यदि मैं बात करूं तो सिल्ट में कोहेजन और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इन दोनों के कारण रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। किन कारणों से देखने को मिल रहा है, कोहेजन भी मौजूद होगा सिल्ट में और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन भी, मतलब फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी मौजूद रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास C और साथ साथ में फाई भी मौजूद रहेगा। तो C हो गया और C एंड फाई हो गया, तो ये हमारे पास मौजूद रहेंगे सिल्ट में और उधर क्ले में। अब मैं कोर्स ग्रेन सॉइल की बात करता हूँ।
है ना। अब मैं आपके साथ में कोर्स ग्रेन सॉइल की बात करता हूँ। कोर्स ग्रेन सॉइल में क्या है, कोर्स ग्रेन सॉइल में हमारे पास एक तो क्या मौजूद है, कोर्स ग्रेन सॉइल में एक तो हमारे पास मौजूद है सबसे पहले हमारे पास मौजूद है सैंड। पार्टिकल साइज क्या होता है 75 माइक्रोन से 4.75 mm। और एक मेरे पास क्या मौजूद होता है, ग्रेवल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो रेजिस्टेंस मिलता है वो सिर्फ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के कारण मिलता है। इंटरलॉकिंग आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी लेते हैं। ठीक है, इंटरलॉकिंग होती है। इंटरलॉकिंग किस किस में होती है, इंटरलॉकिंग सिर्फ कोर्स ग्रेन सॉइल में होती है, फाइन ग्रेन सॉइल में इंटरलॉकिंग नहीं होती है। लेकिन उसको हम कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं कर सकते इंटरलॉकिंग को। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस लिख रहा हूँ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फाई के कारण देखने को मिलेगा, और यहाँ भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। एक बात और मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर इंटरलॉकिंग मौजूद होती है ना। इंटरलॉकिंग के कारण भी हमें शेयर स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा, लेकिन उसको ऑन द पेपर कैलकुलेशन में मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। और फाइन ग्रेन सॉइल में इंटरलॉकिंग नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास शेयर स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। तो आपका सैंड में ना तो कोहेजन मौजूद होगा, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया, आप सैंड लो, किसी हाइट से ड्रॉप करो, सब अलग अलग डायरेक्शन में भाग जाएंगे पार्टिकल्स। ग्रेवल्स को भी आप पत्थर को लो, ड्रॉप करो, सब अलग अलग पार्टिकल्स भाग जाएंगे। तो ये कोहेजन लेस है, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, तो इसलिए अपन इसको यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये जो कोर्स ग्रेन सॉइल है इसको हम कोहेजन लेस सॉइल बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलेंगे, कोहेजन लेस सॉइल। तो देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि आपका जो कोर्स ग्रेन सॉइल था, आपका जो कोर्स ग्रेन सॉइल जो था, इस कोर्स ग्रेन सॉइल को आप क्या क्या बोल सकते हैं, इस कोर्स ग्रेन सॉइल को आप कोहेजन लेस सॉइल बोल सकते हैं। कोहेजन लेस सॉइल भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोहेजन लेस सॉइल बोल सकते हैं अपन। ठीक, और क्या बोल सकते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ फाई के कारण, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फाई के कारण, मतलब फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के कारण ही स्ट्रेंथ आती है, इसलिए हम इसको फ्रिक्शनल सॉइल भी बोल सकते हैं। कौन सी सॉइल बोल सकते हैं, फ्रिक्शनल सॉइल, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन सॉइल या फ्रिक्शनल सॉइल भी अपन इसको बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि इसके अंदर जो रेजिस्टेंस आता है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन के कारण आता है, इसलिए। तो ये कोर्स ग्रेन सॉइल हो गई। फाइन ग्रेन सॉइल की बात करूं तो फाइन ग्रेन सॉइल को अपन क्या कह सकते हैं, फाइन ग्रेन सॉइल में एक तो हमारे पास क्ले है, फाइन ग्रेन सॉइल में हमारे पास क्या है, क्ले है। तो जब मैं क्ले की बात करूं तो क्ले को अपन क्या कह सकते हैं, देखो क्ले में सिर्फ कोहेजन आता है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन नहीं आता है। वहाँ पर क्ले में क्या आता है, सिर्फ कोहेजन आता है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन नहीं आता, तो इसको फ्रिक्शन लेस सॉइल बोल सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर इसको क्या कहा था, कोहेजन नहीं होता है तो अपन इसको कोहेजन लेस सॉइल बोलते हैं। जैसे क्ले को मैं क्या बोल दूँ, फ्रिक्शन लेस सॉइल बोल दूँ। सो योर क्ले इज फ्रिक्शन लेस सॉइल। कैसी सॉइल है, फ्रिक्शन लेस सॉइल होगा। ठीक, और क्ले के बाद मैं यहाँ पर सिल्ट की बात करूँ तो सिल्ट में अपन इसको क्या बोल सकते हैं, सिल्ट में सी भी मौजूद है, फाई भी मौजूद है, तो इसका नाम है सी फाई सॉइल। इसको अपन क्या बोलते हैं, सी फाई सॉइल, क्योंकि सी भी मौजूद है, फाई भी मौजूद है। अब ये जो फाइन ग्रेन सॉइल है, ये फाइन ग्रेन सॉइल में क्ले भी है, सिल्ट भी है ना, तो यहाँ भी कोहेजन है, यहाँ भी कोहेजन है, दोनों में कोहेजन मौजूद है, इसलिए हम इसको कोहेसिव सॉइल भी बोल सकते हैं। इस फाइन ग्रेन सॉइल का एक और नाम क्या पॉसिबल है, इसको हम कोहेसिव सॉइल्स भी बोल सकते हैं, चाहे क्ले हो चाहे सिल्ट हो, इन दोनों को ही अपन कोहेसिव सॉइल्स बोल सकते हैं। कोहेसिव सॉइल्स अपन इसको बोल सकते हैं। अब आपको पहचान, जैसे मैंने कहा कोहेसिव सॉइल, तो वो या तो क्ले होगा या फिर सिल्ट होगा। जैसे मैंने बोल दिया कि मेरे पास कोहेसिव सॉइल है, तो या तो वो क्ले होगा या फिर वो सिल्ट होगा। अब वो आपको फर्दर डिटेल से पता चलेगा कि वो क्ले है या सिल्ट है। मैंने बोल दिया कोहेसिव सॉइल, इसका मतलब या तो क्ले होगा या फिर सिल्ट होगा। अब आप उसको फर्दर रीड करो, क्या आपको सिर्फ कोहेजन की वैल्यू दे रखी है क्या, यदि सिर्फ कोहेजन की वैल्यू दे रखी है मतलब वो क्ले है। यदि आपको कोहेजन और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन दोनों की वैल्यू दे रखी है मतलब ये कोहेसिव सॉइल आपका सिल्ट है। इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कौन सी सॉइल है।
क्लियर है इतनी बात यहाँ पर? यस सर, इतनी बात हमारे पास इतनी सी क्लियर है। जरा आप ये नोट करो, मैं बोर्ड नंबर 2 रब कर देता हूँ जरा फुर्ती से। सब्सक्राइब वगैरह करते रहो, चैनल को शेयर वगैरह करते रहो, सब कुछ करना इम्पोर्टेंट है। पानी वगैरह पी लिया करो यार भाई, बीच बीच में तुम लोग। किसी को पढ़ते पढ़ते चक्कर आ गए तो बाद में फिर बोलोगे अरे अमित सर के कारण चक्कर आ गए। सही बोल रहा हूँ ना? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ठीक है भाई, ठीक है। 11 से 2 कंटिन्यूसली चली रही है क्लास, अच्छी बात है ना भाई, खुशी की बात है ये तो। मतलब आपको खुशी मनाना चाहिए, खुशी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, है ना? तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखो, लोकेशन ऑफ फेलियर एनवेलप बनाता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा? सबसे पहले मैंने कहा केस नंबर 1 फॉर C5 सॉइल, फॉर C5 सॉइल। C5 सॉइल के लिए फेलियर एनवेलप बनाओ। तो देखो, C5 सॉइल का जो फेलियर एनवेलप है कुछ इस तरीके से बनेगा कि यहाँ पर अपने पास क्या है, कोहेजन मौजूद है। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि C5 सॉइल में C भी है, फाई भी है, और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन भी मौजूद है। मैंने कहा ये रहा आपका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। ये मोहर सर्कल आपका इस तरीके से बन चुका है। मैंने कहा ठीक है भाई, मोहर सर्कल भी बन चुका है। यहाँ पर इसका सेंटर रहा होगा, ये आपका माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3 बार, और ये आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा बार 1। कुछ इस तरीके से अपने पास ये सभी वैल्यूज़ यहाँ पर समझ में आ गई, समझ में आ गई सभी वैल्यूज़। ये जो सेंटर था यहाँ पर मोहर सर्कल को ये लाइन ने टच किया, मतलब ये आपके सॉइल यहाँ पर क्या हो रही है, फेल हो रही है। ये एंगल आपका फेलियर प्लेन है इन द मोहर सर्कल, जिसको हम 2 अल्फा से डिनोट करते हैं। अरे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले सॉइल एलिमेंट बताया था ना, लेक्चर को वापस से देखना, मैंने सॉइल एलिमेंट बताया था। ये कितना था, सिग्मा 1, ये कितना था, सिग्मा 1, है ना? यहाँ पर कन्फाइनिंग प्रेशर, इसको माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस कहेंगे, सिग्मा बार 3। तो आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस वर्टिकल होता है हमेशा, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस वर्टिकल ही लगता है यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि स्ट्रक्चर वर्टिकल है ना, स्ट्रक्चर वर्टिकल है तो लोड भी वर्टिकल आएगा आपके बिल्डिंग पर, बिल्डिंग का वेट सॉइल पर। तो आपने इतना लोड लगाया कि सॉइल क्या हो गई, शेयर हो गई। तो ये आप लोगों का क्या है, अल्फा, एंगल ऑफ फेलियर प्लेन। एनालिटिकली ये अल्फा है, मोहर सर्कल में जाके ये ट्वाइस हो जाता है। ऐसा आप लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मोहर सर्कल टॉपिक में पढ़ रखा होगा। तो ये अल्फा यहाँ आकर क्या हो गया, ट्वाइस हो गया। मोहर सर्कल के सेंटर से जिस भी पॉइंट पर अपन कनेक्ट करते हैं वो अपना फेलियर पॉइंट होता है, क्योंकि ये आपका फेलियर एनवेलप था, है ना? ये आपका क्या जा रहा था, फेलियर एनवेलप। मतलब सॉइल इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर क्या हो रही है, फेल हो रही है, ठीक है? इस पर्टिकुलर जगह पर आप देख लो आपके पास कितने शेयर स्ट्रेस आ रहे हैं। यहाँ पर तो मैंने नॉर्मल स्ट्रेस ले रखा था, यहाँ पर मैंने शेयर स्ट्रेस ले रखा था। तो हम क्या करते हैं,
इतना सा वर्टिकल हाइट देख लेते हैं, क्योंकि ये शेयर स्ट्रेस की वैल्यू दे देगा। ये आपका क्या बन गया, शेयर स्ट्रेंथ बन गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू ये शेयर स्ट्रेंथ बन चुका है, क्योंकि सॉइल यहाँ पर जाके फेल हो रही है। सॉइल यहाँ पर जाके फेल हो रही है, आपके मोहर सर्कल ने फेलियर एनवेलप को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टच किया। तो सॉइल जिस भी पॉइंट पे जाकर फेल होती है उस पॉइंट को अपन यहाँ से कनेक्ट करते हैं, ये एंगल मेजर कर लेते हैं, और ये एंगल आपका क्या कहलाता है, एंगल ऑफ फेलियर प्लेन कहलाता है। इतना मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं रिलेशन भी बता चुका हूँ, सिग्मा बार 1 इक्वल टू क्या हो जाता है, सिग्मा बार 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c 10 45 प्लस 5/2। ये मैंने आपको रिलेशन अभी थोड़ी देर पहले बताया। यहाँ पर एंगल ऑफ फेलियर प्लेन अल्फा कितना निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा 45 प्लस 5/2 का। कितना निकल कर आएगा, 45 प्लस 5/2 का, ये आपका निकल कर आएगा। खत्म हो गई इतनी सी बात। तो ये आपका C5 सॉइल के बारे में डिस्कशन हुआ। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, यदि आपको इस इक्वेशन का डेरिवेशन देखना है, आपको ये जो इक्वेशन है इसका डेरिवेशन देखना है, तो डेरिवेशन के लिए हम लोगों का गेट एकेडमी का जो पुराना वाला चैनल है, गेट एकेडमी अपना जो मेन चैनल है ना, ये अपना नया चैनल जो आप मुझे अभी देख रहे हो, ये गेट एकेडमी का क्या है, नया चैनल है, न्यू चैनल है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि यदि आपको इसका डेरिवेशन वगैरह देखना है, इसको डिटेल में जानना है कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, तो गेट एकेडमी का पुराने वाले चैनल पर जाना, वहाँ पर प्लेलिस्ट में जियो टेक्निकल का प्लेलिस्ट ओपन करना। जियो टेक्निकल के प्लेलिस्ट में आप नीचे जाते जाना, ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स है, जाओगे नीचे 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 नीचे, कहीं पर आपको शेयर स्ट्रेंथ लिखा हुआ नजर आएगा, वहाँ से लेक्चर्स देखना। मैंने पूरा वहाँ पर इसको डिराइव करके पढ़ाया हुआ है, वहाँ पर मैंने इसका पूरा डेरिवेशन वगैरह सब बताया है ना, तो आप वहाँ जाके भी डिराइव फॉर्म में देख सकते हैं। क्योंकि अभी अपन यहाँ पर क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं इस चैनल पर, तो मुझे क्रैश कोर्स के स्टाइल में पढ़ाना होगा, डेरिवेशन वगैरह में नहीं पढ़ाने में इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन आपको यदि पूरा देखना है तो वहाँ पर मैंने पूरा डाल रखा है, ठीक है। तो आप कभी भी किसी भी टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं उस डेरिवेशन को। तभी फिलहाल में मुझे इतना पता लग चुका है। तो ये मैंने किसका बताया, C5 सॉइल का। C5 सॉइल मतलब जिसमें कोहेजन भी मौजूद हो, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन भी मौजूद हो। ऐसी सॉइल कौन सी सॉइल है, सिल्टी सॉइल। सिल्ट, ये कौन सी सॉइल है, सिल्ट सॉइल है, सिल्टी सॉइल जिसको अपन कह सकते हैं। केस नंबर 2 की तरफ अपन मूव करते हैं। केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 है यहाँ पर आप लोगों का फॉर, किसके लिए देख रहे हैं, ये C5 सॉइल हो गया ना। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं कोहेजिव सॉइल के लिए, मतलब फॉर, एक काम करते हैं, फॉर कोहेजन लेस सॉइल। कोहेजन लेस सॉइल, कोहेजन लेस सॉइल मतलब किसकी बात कर रहा हूँ मैं, सैंड की बात कर रहा हूँ या ग्रेवल की बात कर रहा हूँ। इनके लिए कोहेजन की वैल्यू कितनी होती है, 0। अरे सपोज मैं सैंडी सॉइल ले लिया या ग्रेवली सॉइल ले लिया, सैंडी सॉइल की मैं यदि बात करूं तो इसमें कोहेजन क्या होता है, 0। अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया, क्योंकि इसमें जो रेजिस्टेंस आता है वो किसके कारण आता है, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फाई के कारण आता है। तो C की वैल्यू यहाँ पर 0 है। जरा बनाओ इसका फेलियर एनवेलप कैसा बनेगा। तो मैंने वापस से यहाँ पर क्या लिया, आपका ये ग्राफ बनाया। यहाँ पर अपन नॉर्मल स्ट्रेस लेते हैं, यहाँ पर अपन शेयर स्ट्रेस लेते हैं। जरा फेलियर एनवेलप बताओ कैसा बनेगा। पहले फेलियर एनवेलप देखना मैं यहाँ से बनाता था, क्योंकि यहाँ पर इतना वैल्यू मेरे पास C रहता था कोहेजन, लेकिन अब C की वैल्यू कितनी है, 0। तो जो फेलियर एनवेलप जो मैं यहाँ से बनाता था वो अब मैं कहाँ से बनाऊंगा, ओरिजिन से बनाऊंगा, क्योंकि कोहेजन 0 है, इंटरसेप्ट 0 है। तो ये एंगल कितना हो गया, फाई। मेरी इक्वेशन कितनी आ जाएगी फेलियर एनवेलप का, फेलियर एनवेलप का इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल। आपका फेलियर एनवेलप मैं लिख देता हूँ, ये आपका फेलियर एनवेलप है, और इसका इक्वेशन कितना आ रहा है, इसका इक्वेशन टाउ एफ इक्वल टू C की वैल्यू 0। अपन क्या लिखते हैं फेलियर एनवेलप की इक्वेशन, C प्लस सिग्मा इन 10 फाई। तो अब C तो 0 है, अब C तो 0 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सिग्मा n बार 10 फाई आ जाएगा। कितना हो गया, सिग्मा n बार 10 फाई हो गया। अब आप यहाँ पर वापस से मोहर सर्कल बना सकते हैं। आपने मोहर सर्कल बनाया, आपके मोहर सर्कल ने फेलियर एनवेलप को यहाँ कहीं पर टच किया, ये आपका सेंटर ऑफ द मोहर सर्कल हो गया। ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ द मोहर सर्कल। ये आपने मोहर सर्कल कैसे बनाया होगा, ये आपका माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस रहा होगा सिग्मा बार 3, ये आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस रहा होगा सिग्मा बार 1, ठीक है। सेंटर से हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, सेंटर से हमने इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, और ये एंगल कितना हो गया, ये आपका 2 अल्फा का एंगल हो गया।
यहाँ पर भी हमें सेम इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, बस इस इक्वेशन में आप c का वैल्यू क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। ये जो इक्वेशन है, मैंने कहा था आपको थोड़ी देर पहले कि ये इक्वेशन आप सभी प्रकार की सॉइल में यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं c का वैल्यू क्या कर रहा हूँ, 0 पुट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोहेजन लेस सॉइल है। तो मेरे पास रिलेशन क्या आ गया, सिग्मा 1 बार इक्वल टू सिग्मा बार 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। ये हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, समझ में आ गई इतनी सी बात। हमने इसको क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया। यहाँ पर भी आपका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई कितना बन रहा है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन अल्फा, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन अल्फा कितना बन रहा है, 45 प्लस 5/2 बन रहा है। तो इस तरीके से अपन ने यहाँ पर बता दिया। अल्फा क्या है, एंगल ऑफ फेलियर प्लेन है। मैं लिख देता हूँ, योर अल्फा इज एंगल ऑफ फेलियर प्लेन, एंगल ऑफ फेलियर प्लेन है कि कितने एंगल पर फेलियर ऑकर हो रहा है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देके भी बताया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है ना, उसके बाद केस नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट केस देख रहे हैं अपन, केस नंबर 3। यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं, केस नंबर 3 बोल रहे हैं। केस नंबर 3 क्या है, केस नंबर 3 है और वो क्या है, देखो अपने पास सीफा सॉइल हो गई, मतलब सिल्ट की बात कर ली। अपने पास कोहेजन लेस सॉइल हो गई, मतलब कोर्स ग्रेन सॉइल की बात कर ली। अब अपन किसकी बात कर लेते हैं, सिर्फ क्ले बचा है जिसमें फ्रिक्शन मौजूद ना हो। यहाँ पर क्या था, सी भी मौजूद था, फाई भी मौजूद था। यहाँ पर सी मौजूद नहीं है, सिर्फ फाई मौजूद है। और यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, फाई मौजूद नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ सी मौजूद ले रहा हूँ। तो इसको अपन क्या कहेंगे, फ्रिक्शन लेस सॉइल कह सकते हैं, फ्रिक्शन लेस सॉइल। फ्रिक्शन लेस सॉइल मतलब मैं कुल मिलाकर क्ले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्ले ही एक ऐसा सॉइल है जिसको फ्रिक्शन लेस है। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया आपको, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया कि क्ले क्या है, फ्रिक्शन लेस सॉइल है। उसमें सिर्फ और सिर्फ कोहेजन के कारण ही हमारे पास रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन उसमें कितना होता है, 0 होता है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर फाई की वैल्यू 0। जरा वापस अपन ये बनाते हैं, फेलियर एनवेलप कैसा बनेगा। कोहेजन मौजूद होगा क्ले में, हाँ बिल्कुल मौजूद है कोहेजन। तो ये लो, ये अपना टाउ है, ये अपना सिग्मा है, ये अपन ने सी ले रखा है। कोहेजन मौजूद रहेगा, बिल्कुल रहेगा, तभी तो उसमें शेयर स्ट्रेंथ आएगा। फाई मौजूद नहीं है। फेलियर एनवेलप बनाओ। फेलियर एनवेलप में पहले ऐसा बनाता था, क्योंकि यहाँ पर फाई होता था। अभी फाई का वैल्यू कितना है, 0। तो फेलियर एनवेलप कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। तो आपका फेलियर एनवेलप इस तरीके से बन चुका है। ये आपका फेलियर एनवेलप हो गया। अब इस फेलियर एनवेलप का इक्वेशन बता सकते हैं, फेलियर एनवेलप। इस फेलियर एनवेलप का इक्वेशन बता सकते हैं क्या, कि इक्वेशन क्या बना होगा। तो आप देखो ना, आपकी इक्वेशन क्या होती है। यहाँ पर यदि हम इक्वेशन की बात करें तो आपका इक्वेशन, ये फेलियर लाइन का, ये फेलियर एनवेलप का इक्वेशन क्या बनेगा, फाई एफ और टाउ एफ इज इक्वल टू कितना बनता है, टाउ एफ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन टेन फाई। ये इक्वेशन बनता है आप लोगों का। अब यहाँ पर क्या करा था, अपन ने सी को 0 पुट कर दिया था। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर फाई 0 पुट कर दो, तो 10 0 0, तो सेकंड टर्म पूरा 0 हो जाएगा। सिर्फ सी का वैल्यू आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। हमारे पास टाउ एफ की इक्वेशन क्या है, फेलियर एनवेलप का इक्वेशन क्या है, टाउ एफ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन टेन फाई है। 10 फाई 0 पुट कर दो, तो 10 0 मीन्स 0, सेकंड टर्म पूरा 0। तो टाउ एफ की वैल्यू कितनी आ गई, टाउ एफ की जो वैल्यू आ चुकी है वो सिर्फ हमारे पास डायरेक्टली कोहेजन के बराबर आ गई। क्योंकि मैं कहा ही आपको कि क्ले में जो शेयर स्ट्रेंथ आती है वो सिर्फ और सिर्फ कोहेजन के कारण आती है। ऐसा मैं थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को लिखवाया हूँ। समझ में आ रही मेरी इतनी सी बात, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपको क्या कहा, ऐसी कंडीशन में मैंने आपको कहा कि भैया आपका यहाँ पर फाई की वैल्यू कितनी आ गई, 0। फेलियर एनवेलप की में फाई की वैल्यू कितनी आ गई, 0। हॉरिजॉन्टल बन गया। मोहर सर्कल बना दो, ये मोहर सर्कल बना, और ऐसा बना कि इसने आपके फेलियर एनवेलप को क्या कर दिया, कहीं किसी पॉइंट पर टच कर दिया। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया है, ये आपका सेंटर आ गया है सी। मैं हमेशा क्या करता था, सेंटर ऑफ मोहर सर्कल को फेलियर पॉइंट पर टच करता था। तो सेंटर ऑफ सर्कल, मोहर सर्कल को ये फेलियर एनवेलप ने यहाँ पे टच किया, तो इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और ये अपना क्या हो जाता था, 2 अल्फा हो जाता था।
तो यहाँ पर ये आपका क्या हो चुका है, यहाँ पर ये आपका 2 अल्फा हो चुका है। ये आपका क्या होता था, ये आप लोगों का मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3, सॉरी ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3, और ये आप लोगों का मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1, ऐसा हम लिख दें। तो मेरे पास ये जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में अपन को क्या करना है, फाई की वैल्यू 0 पुट करना है। तो जैसे मैंने फाई की वैल्यू 0 पुट करी तो 10 45 1 हो गया, और यहाँ पर फाई की वैल्यू 0 पुट करी तो 10 45 1 हो गया। तो मुझे मिला क्या, सिग्मा बार 1 इक्वल टू सिग्मा बार 3 प्लस 2c देखने को मिला। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, सिग्मा बार 1 इक्वल टू सिग्मा बार 3 प्लस 2c देखने को मिल रहा है। यही मेरा यहाँ पर इक्वेशन है मेजर और माइनर प्रिंसिपल के बीच में रिलेशन के फॉर्म में। अब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या बनेगी, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, 45 प्लस 5/2 होता है। यहाँ पर आपको 2 अल्फा कितना देखने को मिल रहा है, एग्जैक्टली 90 डिग्री देखने को मिल रहा है। यदि मैं फिगर से ही बात करूं तो 2 अल्फा कितना देखने को मिल रहा है, 90 डिग्री, तो अल्फा कितना हो गया 45 डिग्री। अरे 2 अल्फा इक्वल टू कितना दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है ना। 2 अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। आप यहाँ पर भी देख लो, मैं हमेशा अल्फा की वैल्यू क्या लिखते आया हूँ, 45 प्लस 5/2। यदि मैं फाई की वैल्यू 0 पुट कर दूँ, क्योंकि मेरे पास क्ले सॉइल है, तो फाई की वैल्यू यदि हम 0 पुट कर दें, अल्फा कितना आ जाएगा 45, फाई की वैल्यू 0 पुट कर दें, अल्फा कितना आ जाएगा 45। तो यहाँ पर अल्फा फिगर से भी आप देख सकते हैं, या फिर फाई का वैल्यू इस इक्वेशन में 0 पुट करने पर भी आप अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट बोल सकता हूँ क्या, कौन सा वाला स्टेटमेंट ये बोल रहा हूँ कि आपका जो एंगल ऑफ फेलियर प्लेन है वो सीफाई सॉइल में और कोहेजन लेस सॉइल में एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पर डिपेंड करता है। जितना एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन आएगा उसके हिसाब से फेलियर एंगल डिसाइड होगा। लेकिन क्ले के केस में आपका एंगल ऑफ फेलियर प्लेन क्या है, इंडिपेंडेंट है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन से, इंडिपेंडेंट है। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन यहाँ पर कितना है 0, तो आपका अल्फा क्या रहेगा 45 डिग्री रहेगा। अब आपका क्ले कैसा भी रहे, लूज रहे, डेंस रहे, कितना भी उसमें कोहेजन का वैल्यू मौजूद है, आपका फेलियर प्लेन हमेशा उसके अंदर कितना आ रहा है 45 डिग्री पर ही सॉइल शेयर होगी, ऐसा फिक्स है इसके अंदर क्ले के केस में। समझ में आ गई मेरी तीसरी बात। तो ये मैंने आपको तीनों सॉइल बता दी, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। मैं फिर बोल रहा हूँ, यदि आपको इनके डेरिवेशन देखने हैं इन इक्वेशंस के, जैसे ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, वो इक्वेशन, इनके डेरिवेशन देखने हैं, तो हम लोगों का जो गेट एकेडमी का पुराना वाला चैनल है, आप उसको एक बार विजिट करिए, आपको पता लग जाएगा। वहाँ पर मैंने डिराइव करके रखा हुआ है, जब मेरे पुराने यूट्यूब पे वीडियोस डले वहाँ पर। तो अभी मैंने यहाँ तक और आगे का क्या बता दिया, मैंने आगे का आपको फाइन ग्रेन सॉइल में क्या क्या कैसे कैसे स्ट्रेंथ निकलता है उसके बारे में बता दिया। कोर्स ग्रेन सॉइल को अपन कोहेजनलेस सॉइल बोल सकते हैं या फ्रिक्शनल सॉइल भी बोल सकते हैं। फाइन ग्रेन सॉइल को अपन फ्रिक्शनल लेस सॉइल या सीफा सॉइल बोल सकते हैं, वो डिपेंड करता है क्ले है या सिल्ट है। फिर उसके हिसाब से फिर मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर निकाल कर बता दिए तीनों टाइप की सॉइल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस, तीनों टाइप की सॉइल के अंदर मैंने आपको निकाल कर बता दिए। अब मैं आपसे क्या चाह रहा हूँ, जल्दी से आप ओपन करिए अपना वर्कबुक, एकदम जल्दी से ओपन करेंगे वर्कबुक, और कुछ क्वेश्चंस है ना, जल्दी से अपन ओपन करते हैं वर्कबुक। कहाँ मिलेगी, मैंने कहाँ भेजी थी, हाँ मैं आप लोगों को पहले ही बहुत सारा बता चुका हूँ, है ना, पहले मैं बहुत बार भेज चुका हूँ। आप लोग जल्दी से वर्कबुक ओपन करेंगे और मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, एकदम जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे वो क्वेश्चंस आप लोगों के, एकदम जल्दी से आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22, 23 एंड 24। नहीं, एक मिनट, आप सिर्फ सॉल्व करेंगे यहाँ पर दो क्वेश्चंस 22 एंड 23। कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 एंड क्वेश्चन नंबर 23 जल्दी से सॉल्व करेंगे। मैं बोर्ड नंबर 1 को रब कर रहा हूँ, वर्कबुक ओपन करेंगे फुर्ती से, 22 एंड 23। और शेयर भी करेंगे भाई सबके साथ में, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे,
और भी क्या क्या होता है वो सब करना। आइए यहाँ पर, आइए अपन यहाँ पर देखते हैं, है ना। यहाँ पर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको क्या बताना है, ट्रू या फॉल्स बताना है। मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं फॉल्स फॉल्स फॉल्स। आपको ट्रू या फॉल्स बताना है यहाँ पर। मैंने कहा ठीक है बताते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है, इफ द मोहर सर्कल फॉर अ गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस लाइज एंटायरली बिलो द मोहर एनवेलप। मैंने कहा ये आपका क्या है, ये आपका मोहर एनवेलप है। इसको फेलियर एनवेलप को मोहर्स एनवेलप भी बोल सकते हैं, हाँ याद रखना। ये क्या है आपका मोहर्स एनवेलप है, इसको अपन फेलियर एनवेलप भी कहते हैं। और ये आपका मोहर सर्कल है, मोहर्स सर्कल है, ठीक है। ये जिसके पूरा नीचे आ रहा है फॉर सॉइल, देन सॉइल विल बी अनस्टेबल फॉर द स्टेट ऑफ स्ट्रेस। ये तो गलत बात हुई ना। अरे भाई ये तो आपका सेफ कंडीशन है, ये क्या है आपका पूरी तरीके से सेफ है, क्योंकि मोहर सर्कल क्या बताता है, स्टेट ऑफ स्ट्रेस बताता है। और ये आपका क्या बताता है, फेलियर एनवेलप स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ बताता है। तो स्ट्रेंथ ज़्यादा है स्ट्रेस से, तो सेफ कंडीशन हुई आपके पास में। मतलब जो गिवन स्टेटमेंट था वो पूरी तरीके से क्या है, फॉल्स है। तो आपको वहाँ पर आपका आंसर क्या देना है, फॉल्स देना है। मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे आंसर दे रहे हैं बच्चे, बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहे हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है, इफ द इफेक्टिव स्ट्रेस शेयर स्ट्रेन पैरामीटर ऑफ अ सॉइल आर सी इज इक्वल टू 10 किलो पास्कल, फाई इक्वल टू 30 डिग्री। अपने को कोहेजन कितना दे दिया, C इज इक्वल टू कोहेजन 10 किलो पास्कल, और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई इक्वल टू कितना दे दिया, 30 डिग्री दे दिया। द शेयर स्ट्रेंथ ऑन अ प्लेन within the saturated soil mass at a point where the total normal stress is 300 किलो पास्कल। नॉर्मल स्ट्रेस कितना दे दिया, 300 किलो पास्कल दे दिया, है ना। फिर क्या बोला है, ये इफेक्टिव शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स थे, सी डैश एंड फाई डैश दे रखा है हमें, इफेक्टिव शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और फिर लिखा है कि पोर वाटर प्रेशर इज 150 किलो पास्कल, पोर वाटर प्रेशर इज 150 किलो पास्कल है, ठीक है। 300 टोटल था और पोर वाटर प्रेशर 150 किलो पास्कल है, विल बी। हमें शेयर स्ट्रेंथ निकालना है। कैसे निकालोगे, तो शेयर स्ट्रेंथ का तो इक्वेशन है, आजकल अपन क्या यूज़ करेंगे, मॉडिफाइड मोहर-कूलॉम्ब्स थ्योरी, जिसके हिसाब से मॉडिफाइड शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स, मतलब हमारे पास इफेक्टिव शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स सी डैश सिग्मा एन बार 10 फाई डैश, ये इक्वेशन है अपने पास में। तो टाउ एफ इक्वल टू सी डैश मतलब 10 किलो पास्कल प्लस सिग्मा एन बार इफेक्टिव स्ट्रेस है, तो टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, टोटल स्ट्रेस था अपने पास में 300, पोर वाटर प्रेशर है 150 का, इंटू 10 फाई डैश मतलब 30 डिग्री हमारे पास ये आ जाएगा। तो अपन ने यहाँ पर टाउ एफ निकाल लिया। कितना आ चुका है टाउ एफ, मैं यहाँ पर कैलकुलेटर में आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। तो ये कैलकुलेटर आ गया मेरे पास, वैल्यू आ गई 96.60, 96.60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी लिख सकते हैं और किलो पास्कल में भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 किलो पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 किलो पास्कल के बराबर होता है। तो यहाँ पर आंसर जो बन रहा है ऑप्शन नंबर सी बन रहा है 96.6 किलो पास्कल। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आज का जो सेशन है यहीं पर अपन स्टॉप करते हैं। इसके आगे का फिर अपन आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा
कि अब ये जो शेयर स्ट्रेंथ है इसको हम टेस्ट परफॉर्म कर करके किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है। आप लोग को मैं एक बात बता दूं, यदि आपको टेस्ट पढ़ना है तो देखो हमारे पास 4 टेस्ट रहेंगे शेयर स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के, जो कि आने वाली क्लास में मैं बताऊंगा। एक होता है डायरेक्ट शेयर टेस्ट, एक होता है ट्रायक्सियल टेस्ट, एक होता है अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट और एक होता है वेन शेयर टेस्ट। तो मेजर टेस्ट इसमें से बहुत सारे टेस्ट मैं यूट्यूब पर ऑलरेडी हमारी पुरानी चैनल गेट एकेडमी पर डाल चुका हूँ। तो मैं आपको बोलता हूँ वहाँ से जाके पढ़ो एक बार, वो एकदम डिटेल में है, पूरा A to Z हर एक पॉइंट सब कुछ वहाँ पर मौजूद है। एक एक घंटे का एक एक लेक्चर है वो टेस्ट को डिटरमाइन करने का। तो मैं आपको बोलता हूँ एक बार वो जाके आप पढ़ो, क्योंकि यहाँ पर मैं उतने डिटेल में नहीं बताऊँगा आपको। वहाँ पर ऑलरेडी सब अवेलेबल है, लिंक यूट्यूब पर फ्री में है ना, ऐसा नहीं है मैं कोई पेड कोर्स लेने की बात कर रहा हूँ आपसे। ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पर पुराने वाले चैनल पर, वहाँ पर जाके आप देखिए, वो पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आइए, मैं आपको वो चीज़ों को क्विकली रिवाइज करवा दूंगा। मैं आपको वहाँ पर पूरा डिराइव करके नहीं बताऊंगा आने वाली क्लास में इस क्रैश कोर्स में कि वो ग्राफ कैसे बने या उसके पीछे क्या कारण है, ये वो सब मैं बात नहीं करूँगा। मैं आप पर जो मैं टेस्ट के नाम लिया, ट्रायक्सियल टेस्ट, डायरेक्ट शेयर टेस्ट, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, वेन शेयर टेस्ट, इन टेस्ट में मैं टू द इक्वेशन टू द पॉइंट काम करूँगा और आंसर निकाल के बताने का अपन लोग डिस्कशन करेंगे। बाकी का जो थ्योरी वाला पोर्शन है टेस्ट का, मैं चाहता हूँ आप लोग वहाँ पर जो लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है वहाँ से आप पढ़कर रेडी रखिए। ठीक है, तो आज के सेशन को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। फिर अपन कल का सत्यभूषण आप जो पूछ रहे हो ना फुल डिटेल का वो लिंक का, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप गेट एकेडमी टाइप करो यूट्यूब पर, पुराना वाला चैनल जहाँ पर 7 लाख सब्सक्राइबर है ना, 7 लाख सब्सक्राइबर जहाँ पर है, वो वाली चैनल की मैं बात कर रहा हूँ। गेट एकेडमी की 3-4 चैनल है, तो मैं बात कर रहा हूँ गेट एकेडमी का सिर्फ, उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर क्या लिखा है, गेट एकेडमी CE, ME, CH ये सब लिखा है ना। मैं पुरानी चैनल की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर 7 लाख सब्सक्राइबर्स है। उस चैनल को ओपन करो, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जियो टेक्निकल की प्लेलिस्ट में जाओ, जियो टेक्निकल के प्लेलिस्ट में आप लेक्चर्स को मूव करते जाना, आपको शेयर स्ट्रेंथ वाला टॉपिक दिखेगा। वहाँ पर मैं पूरा चैप्टर पढ़ा दिया हूँ शेयर स्ट्रेंथ का, 90% मैं पूरा पढ़ा दिया हूँ, है ना। तो वो एक बार देखना आप लोग। वेंकी लिख रहे हैं अमित सर इज़ नॉट अ नेम, इट्स अ ब्रांड। थैंक यू भाई, थैंक यू। थैंक यू भाई। ओके भाई नमी तिवारी, थैंक यू भाई, थैंक यू। चलो आगे का आने वाली टाइम में फिर अपन डिस्कस करते हैं, है ना। आने वाले टाइम में बाकी का अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं, और भी आने वाले टाइम में अपन काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों का 10 नवंबर को टेस्ट होने वाला है क्रैश कोर्स का, उसके लिए रेडी रहिएगा, प्रिपरेशन करते रहिएगा। मैं कल की क्लास नहीं ले रहा हूँ, कल संडे है, मंडे को फिर अपन वापस से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।